तो खा रहे हैं लेकिन मूविंग पार्ट्स को जो चाहिए वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें भी अभी क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली एलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल का भूत सवार है। तो पहले तो क्या होता था कि आयुर्वेद में घी को, जो गाय का, देसी गाय का घी, उसको वृद्ध मित्र कहा जाता है। वृद्ध मित्र यानी कि बुढ़ापे का मित्र है। तो कुछ नहीं किया उसने, सुबह 2 चम्मच और रात में 2 चम्मच घी भी खा लिया, तो भी मैंने बाकी सब आहार ले लो तो बहुत सारे उनके जो बुढ़ापे के जो बीमारी आई है वो चले जाते थे। लेकिन अभी घी भी रिस्ट्रिक्टेड, ऑयल भी रिस्ट्रिक्टेड। ऑयल भी हम जो खाते हैं डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, वो तो ऑयल भी नहीं, वो तो एक सिंपल प्रिंसिपल मैं बोलता हूँ पहले ऑयलिंग का बोलते समय। औषधि और आहार में डिफरेंस क्या है, कोई भी बोल सकता है। मुझे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको समझना है कि ये घटक जो मैं खा रहा हूँ ये औषधि है या ये अन्न है, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी। और कुछ? आवाज नहीं, हाथ ऊपर करके जोर से बोलिए। क्वालिटी। ओके, और बोलिए। टेस्ट। ओके, मैंने ओके, ऋतु अनुसार मैंने एक क्लासिफिकेशन किया है। एक है कि जिसका केमिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हो वो औषध। औषध ने आयुर्वेद का औषध भी मॉडर्न ड्रग है वो, और जिसका हम केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते वो अन्न है। शुगर क्या है? केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, फिर वो ड्रग हो गया, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। गुड़ क्या है? उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, वो अन्न है। जो हम सॉल्ट लेते हैं, व्हाइट सॉल्ट, जो टाटा का नमक आता है, वो क्या है? ड्रग है या अन्न है? ड्रग है। उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं? का लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, वो मिक्सचर है, मल्टीपल सॉल्ट्स का मिक्सचर है, वो अन्न है। रिफाइंड तेल का फॉर्मूला लिख सकते हैं, कच्चे घानी के तेल का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। रिफाइंड तेल को आप लेके जाओ और एनालिसिस करो, उसमें वो 3-4 ऑयल का ना पूरा फॉर्मुलेशन वो एनालिसिस करके देगा। आप जब कच्चे घानी का लेके जाओगे तो वो ऑयल के साथ बहुत सारे ऐसे, वो बोलेगा इंप्यूरिटीज इतना सारा है। वो इंप्यूरिटीज एक्चुअली इंप्यूरिटीज नहीं, वो स्पेशल प्यूरिटीज है कि जो वो ऑयल को डाइजेस्ट करने में हमें मदद करता है। तेल को रिफाइंड क्यों किया और किसने किया, आपको मालूम है? तेल को रिफाइंड यूज करने वाले ने नहीं किया, बनाने वाले ने किया। क्यों मालूम है? उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। जब हम ऑयल कच्चे घानी का लेते हैं वो 4 दिन 5 दिन के बाद बास मारने लगता है, क्योंकि उसमें जो शॉर्ट चेन प्रोटीन्स रहते हैं वो ब्रेक डाउन होके उसको खराब होते हैं। तो वो इंडिकेटर है कि अभी ये ऑयल यूज मत करो, अपनी बॉडी को लगाओ, उसे अभ्यंतर करो, लेकिन अभ्यंतर मत लो। फिर वो एडवर्टाइज तो इतना किया है, इतना पैक्स बनाया है, और 4 दिन के बाद ही लोग फेंकने लगेंगे तो कैसा चलेगा? तो उसमें से वो उन्होंने वो शॉर्ट चेन प्रोटीन्स हटाना चालू कर दिया, जो हमें वो फैट डाइजेशन करने में मदद कर रहे हैं। अभी हम आटा लेते हैं, आटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं, और जब हम मैदा लेते हैं मैदा का फॉर्मूला लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इट्स स्टार्च। जिसका फॉर्मूला लिख सकते हैं वो हमारे आहार में से निकाल डालो, क्योंकि वो ड्रग है, उसका साइड इफेक्ट हमें होने वाला है, आज नहीं तो कल। मैंने थोड़ा संस्कृति पूजक होने के कारण ना हमेशा बर्थडे के समय केक काटने का विरोधी रहा हूं। बाद में ये सब मुझे पता चला कि ये ड्रग है और ये अन्न है, तो बाद में मैंने बोला कि अरे इसमें तो सारा ड्रग ही ड्रग है। शुगर क्या है? बाद में उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल रहता है, ऑयल भी रिफाइंड में नहीं, उसमें और हाइड्रोजन डाला है केमिकली, वो भी ड्रग। बाद में जो आटा बनाते जो जिससे मैदे से बनता वो भी ड्रग, और सिंथेटिक कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। क्यों खाना? यानी वो बच्चा खुद का बर्थडे वाले बच्चा नहीं करता है, उनकी माँ खुद के बर्थडे सेलिब्रेशन में बाकी सब बच्चों का आयु कम कर रही है अपने बच्चे के साथ। और आयुर्वेद में यानी हमारे संस्कृति में क्या, आयुर्वेद और हमारी संस्कृति अलग नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वो वेदों का अंग है। तो वेद में बताया हमने, हमारा ऐसा नहीं है कि अभी एलोपैथी में कैसा हुआ है, अभी कानों का हम ईयर नोज थ्रोट के जो सर्जन रहते हैं उनके पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे सर्दी हो रहा है, तो क्या बोलते हैं कान नाक और गसा जो है ना वो ठीक है, अंदर से सर्दी है मेडिसिन वाले के पास जाते हैं, वो बड़े हुए रहते हैं। लेकिन अभी उतना फोकस उनका ऐसे हुआ, तो आयुर्वेद का ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं हेल्थ के बारे में बोलूंगा, वो संस्कृति के बारे में भी बोलेगा, वो आत्मा का गमन और आगमन के बारे में भी बोलेगा, क्योंकि ये होलिस्टिक है। तो मैं क्या बोल रहा था, अभी मैं अभ्यंग पे आया। तो ड्रग और इसका अन्न का डिफरेंस पता चला। तो आज से हम खुद के लिए वचन ले लो कि हम जो ड्रग्स है वो नहीं लेंगे, ड्रग एडिक्ट नहीं बनेंगे। तो अभ्यंग क्यों करना चाहिए? अब अभ्यंग में एक ज्यादा, जब मैं हमारे घर में अभ्यंग के बारे में बोलने का अधिकार सिर्फ मेरे पिताजी को है। वो अभी 75 इयर्स के हैं, रोज मेरे साथ फैक्ट्री में आते हैं और ही इज डूइंग वेरी नाइस एज फार एज फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज कंसर्न। वो रोज अभ्यंग करते हैं, पैर को भी घी से मॉलिश करते हैं, कान में भी ऑयल डालते हैं। और ये आज नहीं चालू किया उन्होंने, जब पहले से तो था ही, लेकिन 60 इयर्स के बाद उन्होंने और ज्यादा गंभीरता से उसको लिया। तो उससे क्या होता है, एक तो हम हमारे बॉडी के पार्ट्स को बोलते हैं अच्छे से काम करो। हम कितना ऑयल लगाने के लिए कितना समय जाता है, वो बोलते हैं मैं उठता हूँ सबसे पहले गमछा पहनता हूँ, सब बॉडी को ऑयल लगा देता हूँ और बाद में दांत साफ करना, बाकी पेट साफ करना, ये सब होने के बाद स्नान करता हूँ। लोगों को लगता है कि बॉडी को ऑयल लगाना है, इसका मतलब कि चलो आधा घंटा गया फिर मंगल आरती का क्या, तो ऐसे नहीं है। और जो रोज चीज करते हैं ना, तो बॉडी पहले हमें लगता है कि अरे पूरा ऑयल चला गया, धीरे धीरे जब हमारा अंदर वो पूरा सिस्टम फील हो जाता है तो थोड़ा सा लगा के भी हो जाता है, लेकिन पूरे बॉडी का एग्जामिनेशन होता है। अभी लोग कहते हैं कि अरे कैंसर की गांठ इतनी बड़ी होगी तब तक देखा ही नहीं, और फिर सेल्फ एग्जामिनेशन के सब लगते हैं कि कैसे बॉडी को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए। अब जब लगाते हो ऑयल तो अपने आप एग्जामिन हो जाता है। और कितना लगता है, हार्डली 5 मिनट्स, ही टेक्स 5 मिनट्स मोर देन मी रेडी होने में। मैं हफ्ते में 2 दिन करता हूँ जब, और फिर मेरा थोड़ा सा इलॉबरेट, वो रोज करते इसके ऊपर शॉर्ट में। तो अभ्यंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनका एज 60 के ऊपर है उनको तो करना ही करना है। और हम प्रभुपाद के जीवन में भी देखते हैं कि 70 के बाद उन्होंने जब 81 एज तक वो 11 इयर्स किया, उसमें बहुत बार वो डिवोटीज को बॉडी को ऑयल लगाने के लिए कहते थे। फिर प्रभुपाद ने इतना सब कुछ किया है तो दूसरे बॉडी को ऑयल लगा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन हमने इतना कुछ किया कि हम अपने बॉडी को लगा लेंगे। और कभी लगा तो फिर जब वसंत ऋतु आ रहा है या ठंडी का मौसम, शरद ऋतु आ रहा है, तो एक बार हम पंचकर्मा सेंटर में जाके करेंगे डिटॉक्स करके। लेकिन रोज अभ्यंग होना बहुत आवश्यक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियां जो वात की है वो चली जाती है। ये भी एक बात का साइन है कि बहुत लोगों को आजकल नींद नहीं आती, तो इसके रात को हेड मसाज और पैरों के तलवों को मसाज ये भी होता है। कि नाक में तेल, त्वचा को तो पता है क्योंकि त्वचा के ऊपर भी हमारे रोमर होल्स रहते हैं, तो जहाँ वैक्यूम है, जहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे वात है। तो हम जब स्किन को तेल लगा रहे हैं तो हम पूरे शरीर को, क्योंकि स्किन ये बहुत बड़ा ज्ञानेंद्रिय है, उसको हम तेल लगा रहे हैं। फिर जो हमारी नाक है उस वहाँ पे भी होल है, तो वहाँ पे भी घी या तेल डालना। अगर अभी ये पूरा ग्रीष्म ऋतु है, हम उसमें कास्ता घी भी डाल सकते हैं, वो भी निद्रानाश के लिए बहुत अच्छा काम करता है। वैसे ही अगर बारिश का सीजन है, ठंडी का मौसम है, तब आप कोकोनट ऑयल अच्छा वाला जो मिलता है प्योर, उसका उपयोग अगर करते हैं तो बहुत सारे जो ENT के प्रॉब्लम्स है उसमें भी उसका फायदा होता है। और नासा ही शिरोस्पालन बताया गया है कि यहाँ डाली हुई मेडिसिन डायरेक्ट ब्रेन तक जाती है, इसलिए कभी कोई व्यक्ति मूर्छा कर गिरता है तो उसको बहुत खराब वाली स्मेल वहां लगाई जाती है कि वो तुरंत शुद्धि पर आ जाए, पानी डाला जाता है।
तो इसलिए नाक से कुछ तेल या घी डालना, कानों में कुछ डालना, ये चीजें यानी जहाँ जहाँ होल है। अभी एलोपैथी डॉक्टर अपोजिट, बच्चों को भी वो नहीं बोलते कान में नहीं डालना, नाक में नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, लेकिन ये आयुर्वेद रोज की दिनचर्या में, हम दिनचर्या की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें स्वस्थ वृत्त के जो पहला प्रिंसिपल था ब्रह्मपुत्र उत्कृष्ट अभ्यंगम आचरित नित्यम, तो अभ्यंगम के साथ गंडूश कवल यानी जो हम मुंह में तेल भर के फिर उसका वो बाहर फेंक देना, तो ये भी है कि ये सब दिनचर्या में आता है। तो दिनचर्या हमने थोड़ा शॉर्ट में देख लिया है। ऋतुचर्या अभी हम अगर देखते हैं, हम बात में प्रभु जी ने जो पॉइंट लिया है आहार पे जाने वाले, तो पहले थोड़ा सा शॉर्ट में ऋतुचर्या देखते हैं। तो ऋतुचर्या भी आयुर्वेद में बताया गया है। फिर से हम बोल रहे हैं कि आयुर्वेद और हमारी संस्कृति बहुत पास पास में है, कुछ ज्यादा हमें सोचने की और पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं वो ऋतु के हिसाब से आते हैं और वही ऋतु में क्या खाना चाहिए वही पकवान हम उस दिन बनाते हैं। तो ऋतुचर्या और फेस्टिवल्स कब क्या करना चाहिए ये हमारे पूरे दादी नानी उनसे भी पहले से हमें सब कुछ पता है, हम उसको ब्रेक करें। क्या दिवाली में वही खाना छूटा लड्डू, क्योंकि आजकल हम रोज खाने लगे, तो हम दिवाली में क्या बनाते, इडली सांभर बनाते। तो ये जो चेंजिंग कुछ लोग बाकी दुनिया कर रही है ना, दादी ने किया ना तो हम नहीं करेंगे, ये ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि वो जो चूड़ा और जो चकली अनारसा जो आइटम्स थे जो दिवाली में ही बनते थे, वो अभी हम 12 महीने खाते आ रहे हैं, फिर दिवाली में तो बोर हो जाते हैं, फिर दिवाली में हम पिज्जा भी करते हैं। तो ये सब गलत चीज है, हमें ऋतु को फॉलो करना है, हमारे फेस्टिवल्स को फॉलो करना है। तो आप कुछ इस पे ऐड कर सकते हो ऋतुचर्या में? बहुत सिंपल है। जैसे हम जब हम इसमें जनवरी में जो संक्रांत आती है तब हम क्या करते हैं, तिलगुड़ खाते हैं, तिलगुड़ के लड्डू। तब उस दिन आप कितने भी खाओ कुछ नहीं होता। अभी आप अभी के सीजन में खा के देखो क्या होता है, तब नाक से खून आना भी चालू हो सकता है, किसी को मालूम नहीं, बहुत उष्णता आ जाएगी। लेकिन उस दिन का जो है, उस दिन यानी उस दिन के आसपास यानी ठंडी के सीजन में तिल और गुड़ के लड्डू हम खा सकते हैं। वैसे ही उस समय बैंगन का भरता और तिल लगाई हुई भाकरी भी खाते हैं। तो वो सीजन में, क्योंकि उस समय हीट की आवश्यकता है हमें, क्योंकि बाहर की ठंड से हमें जूझना है। वैसे जब नारंगी पूर्णिमा आती है, अपना श्रावण का जो सीजन है, उस समय कोकोनट राइस खाते हैं, यानी कोकोनट का यूज, क्योंकि उसमें ऑयलिंग भी होना चाहिए लेकिन इजीली डाइजेस्टेबल भी होना चाहिए। तो ये सारे हर एक, और ये तो हर एक घर में, मैंने बोला ना कि हर एक घर में आयुर्वेद बसा हुआ है। उदाहरण के तौर पे भिंडी को छौंक लगता है तो अलग लगता है, और वही छौंक समझो बटाटे की सब्जी को लगेगा तो उसमें अलग मसाले जाएंगे, या उसमें समझो करेला की सब्जी हो रही तो अलग ढंग से हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट के लिए हो रहा है, उसमें से वो इजीली डाइजेस्ट होना चाहिए, इसलिए फिर किसमें अजवाइन पड़ेगा, किसमें धनिया पड़ेगा, इसमें। तो जैसे हमारे सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए ज्यादा जेल की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। वैसे हमारे जीवन में हेल्थ लाने के लिए ज्यादा हॉस्पिटल्स की आवश्यकता नहीं है, किचन साइंस की आवश्यकता है। कि जो हम बना रहे हैं, हम आहार में जाएंगे तो और ज्यादा उसमें कहेंगे। मेरे पास सिर्फ अभी 30 ही मिनट है, अभी तक आहार के पहले का जो हमने डिस्कस किया है उस तक आपको कुछ सवाल रहेंगे तो हम यहाँ लेंगे। उसके बाद हम आहार का थोड़ा 25 मिनट का डिस्कशन करेंगे, 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आयुर्वेद 1.5 घंटे में होता, कोई 4.5 साल का कोर्स नहीं होता। मेरा आज का पर्पज है आपके मन में आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा जागरूक करना, आयुर्वेद आपके लिए ही लिखा गया है वो ध्यान में लाना, और आपको कुछ और सीखना है तो मुकुंदराम में जाके सीखो, ये पता। ये 3 पर्पज में बार-बार बोलूंगा। तो अभी तक जो हमने हुआ है उसमें कुछ सवाल होंगे तो आप ले सकते हैं। कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल यूज करना? माता जी उसमें भी ना ऋतु यानी स्थान और ऋतु के अनुसार होता है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो वहां सरसों का तेल बहुत आराम से खा लेते हैं,
लेकिन वही हमने खाया तो हमारे खुद से आ जाते हैं शरीर पे, क्योंकि हम उष्णकटिबंध में रहते हैं। फिर भी विंटर सीजन में हम थोड़ा सा खा सकते हैं। हमने तो अभी सोचा है कि जब हम कच्ची घानी का ऑयल ले रहे हैं तो जहां वो जो ऑयल सीड्स उगते हैं वहां उस ऑयल सीड का खाया तो बहुत अच्छा है। जिस एरिया में ऑयल सीड होते ही नहीं है उस एरिया में तिल का ऑयल का यूज होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हमारे जो नॉर्थ महाराष्ट्र का बेल्ट है वहां बहुत ज्यादा ग्राउंडनट होता है, तो अभी मेरे खाने में बहुत ज्यादा ग्राउंडनट ऑयल है। अभी मेरा बेसिक ओरिजिन कोंकण से है जहां कोकोनट ऑयल यूज होता था, तो हमारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कोकोनट ऑयल हम यूज करते हैं, या कभी-कभी स्पेसिफिक फूड में खाने में भी आता है। हम बहुत खाने में जो प्रिंसिपल आएगा वो वही आएगा कि लोकल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए और ऑर्गेनिक होना चाहिए। बस ये तीन आप इंग्रेडिएंट में ये तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे ना, नासिक में आप बेलगांव में है तो बासमती खाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ जो राइस होता है ना वो खाओ, क्योंकि जो जिस सूर्य का जिस तापमान का आपके प्रभाव हुआ है वही वो राइस पे हुआ। जिस ठंडी का एहसास आपने किया वही उस राइस ने किया है, वही उस गेहूं ने किया है। हमारा नसीब ऐसा है जो बेलगांव में है, जो कोल्हापुर में है, जो सातारा में है, वो पुणे में है, जो नासिक में है, यहाँ बाजरा भी होता है, ज्वार भी होता है, गेहूं भी थोड़े तरह से होता है और राइस भी होता है। बहुत कम एरिया पूरे वर्ल्ड में ऐसे कि जहाँ, और यहाँ दालें भी होती है। यानी मैंने सोचा कि मुझे लोकल ही चाहिए तो तुअर दाल भी मुझे लोकल मिल सकती है, या किसी का खुद का खेत है तो वहां लगा सकते हैं, होगा नहीं ऐसे नहीं, यील्ड कम आएगा। लेकिन हम ढूंढते सेऊर का गेहूं चाहिए, हमें चाहिए बासमती का राइस चाहिए, पंजाब में हुआ उसमें क्या डाला है हमें मालूम नहीं। बाद में कोई भी ग्रेन्स भी रहेंगे, क्यों यहाँ से लाएंगे वहां से लाएंगे, नहीं, लोकल। कफवात पित्त का मुझे जो प्रभाव है वही उस पे प्रभाव है। तो यहाँ जो ऑयल सीड बनती है उस ऑयल सीड का खाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन कच्ची घानी का होना चाहिए और रिफाइंड का री भी उसमें टच नहीं हुआ होना चाहिए, बस उतना ही। तो मुझे आगे बात के बाद स्नान कैसे करना चाहिए, साबुन से या किसी और? होगा तो और ज्यादा अच्छा, उपटन होगा तो और ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो स्क्रबिंग हो जाता है, अपने आप को निकल जाता है। वैसे साबुन तो केमिकल ही है उसमें, तो कभी भी उपटन अच्छा है इस्तेमाल करना। साबुन यूज करना है तो लगभग स्नान में ऐसा है, यानी एक दिन स्नान सिर्फ उष्णोदक से करना चाहिए। ऐसे कहा कि उष्णोदक यानी ल्यूकवार्म पानी या ठंडे पानी से, गर्मी में ठंडे पानी से कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लगाना है बॉडी। दूसरे दिन अदर देन सोप से क्लींस करो और तीसरे दिन साबुन से करो, यानी हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार साबुन लगेगा। क्योंकि बहुत आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जब जाते हो और आपके जो कुछ स्किन का जब कुछ पार्ट हुआ, खराब हुआ दिखाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या बंद करता है? साबुन। और उसी जो साबुन हम लगा रहे हैं उस साबुन पे लिखा होता है स्किन स्पेशलिस्ट ने बताया हुआ साबुन करना, वही वो बंद कर रहा है। यानी दिस इज हिपोक्रेसी। आई वांट टू शो दिस, ये हिपोक्रेसी है। तो साबुन भी समझो आप यूज कर रहे हैं ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो बेडीमिक्स करके जो ब्रांड है ना, जिसमें वो सीधा लिखता है आयुर्वेदिक सोप करके, तो उसमें जितना हर्ब्स का कंटेंट है, या पतंजलि के कुछ सोप रहेंगे जिसमें हर्बल कंटेंट ज्यादा है, तो वो सोप्स या वो सोप बनाने में कोकोनट ऑयल का यूज किया गया है। बाकी जो ट्रांसपेरेंट सोप वगैरह है ना, उसमें एक्चुअली हमें मालूम नहीं रहता, लेकिन एनिमल फैट का भी यूज हो जाता है। क्योंकि जो हिंदुस्तान लीवर के वगैरह सोप है, क्योंकि वो उस जो कंट्री से होते हैं उसमें तो एनिमल इज लाइक अ कंज्यूमेबल आइटम, तो उनको कुछ लगता नहीं। लेकिन ये जो जहां आयुर्वेदिक सोप लिख के आता है ना, तो उसमें वो लिखते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ कोकोनट ऑयल, तो व्हिच इज बेटर। लेकिन फिर भी वो यूज करना है तो हफ्ते में 2 बार। कब हुआ था
प्रभु जी इस पे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है और उसमें सारा क्वेश्चनर भी आता है और आपको टिक करना रहता है। आपकी हाइट कैसी है, आपका जो स्वेट आता है उस स्वेट का स्मेल कैसा है, आपको भूख कैसी लगती है, आपके मोशन कैसे है, उसके हिसाब से आप खुद ही पता कर सकते हैं कि मुझे मेरे इसमें वात ज्यादा है, कफ ज्यादा है या पित्त ज्यादा है। अभी वो इट्स ओपन डोमेन नॉलेज ये बहुत अवेलेबल है। तो और हर एक का अलग अलग रहता है। पिताजी पित्त वाले तो बच्चे भी पित्त वाले बनेंगे, ऐसा ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं है। वो जिस सीजन में पैदा हुए और कैसे वो बढ़ रहे हैं उससे उसका बदल होता है। वो दिन के टाइम से भी बदल होता है, तो एक फिक्स नहीं बता सकते हम। और प्रकृति होती है वैसी और वास्तविकता का बढ़ जाता है, तो वो भी कॉम्बिनेशन में बढ़ता है। तो सब हम ऐसा स्टैंड नहीं लगा सकते कि आपकी बात प्रकृति है, आपकी पित्त प्रकृति है, वो कभी भी कॉम्बिनेशन में रहेगी। और सुबह के हिसाब से यानी वास्तविकता का कहा है सुबह कफ रहता है, दिन में पित्त रहता है, शाम को वात रहता है। वैसे एज बच्चों का कफकाल होता है, तारुण्य में पित्त होता है, वृद्ध में वातकाल होता है। तो दिन के हिसाब से, खाने के हिसाब से बहुत बारीक बारीक चीजें आयुर्वेद में दी है। तो आपको प्रॉपर पर्सनली वैद्य के साथ को परीक्षण करके ही, और अभी मेरा कौन सा दोष बढ़ गया है त्रिदोषों में से वो देखना है। और जैसे प्रभु जी ने पूछा कि अभ्यंग के बाद क्या लगाना है, तो उद्वर्तन ये भी दिनचर्या में ही दिया है। जैसे तेल लगाना और उद्वर्तन, कवर कंडू जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमने क्या किया है आज से प्रैक्टिकली की जो 2-3 ही आपके रूटीन में हम ऐड कर सकते हैं उतना ही लिया है। इससे उद्वर्तन यानी चिकन लगाना, जिससे वेट लॉस भी होता है। यानी जिनको जो फैटी पर्सन है उनको अगर अपने फैट्स का बर्निंग करना है तो हम उनको त्रिफला चूर्ण देते हैं। तो बस आप त्रिफला चूर्ण लो और स्क्रबिंग जैसा काम करो, उसमें तब ऑयल थोड़ा रहेगा और पानी से स्क्रबिंग करो तो वो भी स्किन भी क्लियर करता है और फैट को भी डिजॉल्व हो सकता है। तो इसलिए ये भी दिनचर्या में दिया हुआ एक बर्तन पॉइंट है। और कुछ के विषय में तेल का तेल का उपयोग होता है, तो वो घर में थोड़ा चलता है कि वो तेल लगाना बहुत ठंडी के दिन है तो आप नीम तेल की जगह सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी ठंड है तो अदरवाइज नीम तेल इज बेसिक कॉमन फॉर ऑल। सोचना है तेल ये शब्द की उत्पत्ति ही तिल से हुई है। एक्चुअली कैसा है कि जब तेल बोलते हैं आयुर्वेद में तो तिल का रहता है और जब दूध बोलते हैं तो गाय का रहता है। और कुछ स्पेसिफिक बोलना रहता है तो उसको बोलना पड़ता है कि माँ का दूध भी बोलना है तो स्तन्य को भी माँ का दूध ऐसा स्पेसिफिक होता है। तो सिर्फ दूध बोला तो गाय, तो वैसे सिर्फ तेल बोला तो तिल का। सिद्ध तेल जब संकल्पना आती है कि औषधि डाल के पका के तेल को सिद्ध करना है तो हर टाइम तिल का ही तेल दिया जाता है। लेकिन मार्केट में जो तिल का तेल मिलता है वो मत लो, क्योंकि बहुत सिंपल है। वो लगभग 240 रुपया तक लीटर तक आता है और तिल का भाव भी 200 से ज्यादा है और जिसमें 40% ही ऑयल है। तो 240 रुपए का तेल लेके 240 रुपए में तिल का तेल कैसे बेच सकते मालूम नहीं। कच्चे गाड़ी का लेने जाओ तो 570 से आगे का होता है, क्योंकि एक्चुअल है वो ऐसा। जैसे आप देसी गाय का दूध लेने जाओगे तो वो 100 रुपीस के ऊपर जाना चाहिए एक्चुअली, और ये 40 रुपए में मिलता है, 50 रुपए में मिलता है। तो हमें अपने हेल्थ के लिए जैसे लोग गहने बनाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के गहने, ऑर्गेनिक फूड या बाद में अपना जो गाय का घी, देसी गाय का घी या देसी गाय का दूध या तिल का कच्चे घानी का तेल महंगे रहेंगे। समझो कि हम चांदी के थाली में खा रहे हैं, लेकिन ये यूज करो बाद में जो मेडिसिन का खर्चा खत्म हो जाएगा। तो आप तेल से स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी को कुछ रैश आ जाती है तो आप नारियल तेल पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो भी कच्चे खाने का, वो क्योंकि नारियल तेल भी जो मार्केट में मिलता है उसमें भी कुछ नहीं है। तो आप प्योर कोकोनट ऑयल यूज करो। वो भी अगर सूट नहीं किया तो आप गाय का घी भी लगा सकते हो, क्योंकि बच्चे को बहुत सेंसिटिव स्किन होती है ना, उनको रैश आ जाती है। तो जब रैश आती है तो 4-5 दिन ब्रेक करना, उसको दूसरा सब्स्टिट्यूट लेना, फिर देखना, फिर से वो यूज करना, फिर नहीं आएंगे रैश। अगर दूसरी बार भी आती है तो आप दूसरे कोकोनट पे, कोकोनट के बाद घी पे शिफ्ट हो सकते हैं। घी से मसाज तो बहुत अच्छा है, कॉस्टली होता है, उतना ही प्रॉब्लम है।
नहीं तो दूधो नहाओ पूतो फलो, इसका मतलब क्या है कि दूध से नहाओ उसके पहले घी से रगड़ो। हमारे संस्कृति में पता है कि आपको अलाउड है करने के लिए, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि कितना। मर्सिडीज से घूमने से तो बहुत अच्छा है कि दूध से स्नान कर रहे हैं और उसके पहले घी रगड़ रहे हैं, लेकिन सेवा भाव से होना चाहिए। तो हाँ, बोलिए। पहले भी 3 टाइप के रहते हैं, एक तो है वो और एक चीनी का और एक फिल्टर का आता है जो बीच की तरफ के, तो वो ठीक है कि वो भी ठीक है? प्रभु जी कोल्ड प्रेस इज बेस्ट। गरम करने के वो यील्ड बढ़ाने के हिसाब से वो गरम वगैरह करते हैं, बट कोल्ड प्रेस इज बेटर। कच्ची घानी या उड़द घानी जो लेते हैं ना वो बेटर है। यानी मास कुकिंग हो रहा है या शादी के समय हम कच्ची घानी का नहीं यूज कर सकते, तो इट इज बेटर कि एटलीस्ट वो गरम वाला जो है वो वाला, लेकिन घर में यूज करने के लिए कोल्ड प्रेस चाहिए। क्या होता है प्रभु जी, कौन से भी देखो, इट्स वेरी सिंपल प्रिंसिपल। एक्टिव्स आर अवेलेबल इन थोड़े जो मैंने हमारे शरीर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना, तो उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स वोलेटाइल भी होते हैं। तो जब गर्म करता है कौन सी भी वस्तु ना, तो ज्यादा उसके इंग्रेडिएंट वोलेटाइल चले जाते हैं। बाद में भी हम तेल में पकाने वाले, फ्राई करने वाले, वैसे भी वो चले जाने वाले। तो तेल से ही गायब हो गए तो हमारा यूज और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने कुछ सब्जियों पे कच्चा तेल देने को बोला है। क्यों? तो वो भी जाना चाहिए शरीर में, लेकिन इतना भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए हर टाइम कच्चा तेल मत यूज करो, ऐसा बोला है। लेकिन समझो कि हमने अपना मेथी की सब्जी बनाई या पिठला बनाया, तो उसमें कच्चा तेल लेते हैं, तो इसलिए कच्चे का निकालने। ठंडा कोल्ड प्रेस ज्यादा अच्छा है यील्ड बढ़ाने के लिए। फिर वो यानी वो नहीं मिल रहा है या वो हमारे बजट के बाहर जा रहा है, तो फिर दूसरा भी अच्छा है, लेकिन रिफाइंड या प्लास्टिक में पैक किया हुआ तो बिल्कुल नहीं मिलता। What is food and what is drug? That kind of thing. प्रभु जी, what I have told you कि drug we should not consume. Drug is for diseased person. So we should not consume sugar. We should not consume table salt. We should not consume starch, and we should not consume refined oil. If you are not sick, and if you are sick, वैद्य और डॉक्टर will stop that. That means you should not consume. आप एक इतिहास से भी सीखना चाहिए ना, शुगर कितना रेयर था हमारे एरिया में खाना। तो संभाजी महाराज जब राजगढ़ पे आए थे छूट के, कब? आगरा के जेल से। जब पहले शिवाजी महाराज आए, उन्होंने संभाजी महाराज मर गए ऐसा सब जगह फैला, उनका श्राद्ध तर्पण भी किया, और बाद में थोड़े दिन के बाद संभाजी महाराज आए, तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, हाथी के ऊपर बैठ के शक्कर बांटी सबको। बोलते ना एलिफेंट, हाथी के ऊपर बैठ के सबको, यानी शक्कर कितना रेयर था कि जब हमारे राज्य का युवराज जब छूट के आता है तो शक्कर खा सकते हैं, तब तक नहीं। हम थोड़ा मजाक में मैं और पिताजी बात करते तो पिताजी बोलते सबसे ये सब जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, उसका सबसे बड़ा कौन जो हमारे पास भेजने वाला जो समाज का जो एक वर्ग है, वो है स्वीट मार्ट सेलर्स। ये अमका स्वीट, ढमका स्वीट, ये स्वीट। पहले ना, अब हर गांव में देखो, अभी यहाँ कुंदा मिलता है, तो 50 साल पहले जाके देखो कुंदा कहाँ मिलता था बेलगांव में। एक या 2 दुकान रही होगी जो मेन बाजार पेट में रही होगी, उसमें से भी कुंदा खत्म हुआ तो वो बंद करके चले जाते होंगे। कल वापस फ्रेश लाएंगे तब आपको मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा, नहीं तो ऑर्डर बुक करो, ऐसा होगा। अभी आप हर गली कुचे में जाओ तो हर एक कॉर्नर पे स्वीट मार्ट है। जरूरत है क्या इतने कैलोरीज की हमको?
फिर भी चल रहा है। नासिक में भी महासागर, नभू सागर, ध्यान सब सागर सागर है हमारे हर एक को। और उसके बाद 3 दवा, एक स्वीट मार्ट, 3 दवा, एक स्वीट मार्ट, 2 हॉस्पिटल। एक स्वीट मार्ट का बिजनेस कोई कर रहा है क्या यहाँ? थैंक यू। वो एक बंद हो गया ना, आधे डॉक्टर बंद हो जाएंगे, आधे बात करो तो घर का खाना अच्छा लगने लगेगा बच्चों को। और हम शक्कर भी रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। एक्चुअली शक्कर बनाने में जितना पैसा लगता है उससे सस्ते में शक्कर बेची जाती है, मालूम ना? क्योंकि उसका लार्ज कंजम्पशन है और लार्ज प्रोडक्शन में बहुत सारे सब्सिडीज गवर्नमेंट देती रहती है इसको। तो शक्कर बंद जितना हो सके उतना बहुत अच्छा है। शक्कर की जरूरत कब पड़ती है? फॉर एग्जांपल अभी साथ में कुछ भी नहीं लेके जा सकते, जो प्रिजर्वेटिव करके शक्कर यूज करते थे पहले, कि आम डाल के रखा है शक्कर में, साकर अम्बा जिसको बोलते थे। और वो कितना खाते थे? जब खाने में कुछ ज्यादा नहीं है तो अचार और वो ऐसा डाल के कभी तो खाया जाता था, या कुछ घर में स्वीट क्या रहता था वही। अभी क्या होता है, बासुंदी लाया हुआ रहता है, पेड़ा भी लाया हुआ रहता है, उधर साकर अम्बा भी रहता है। और वो भी कब खाया जाता है? अभी वो डाइट के नियमों में आएगा। हम डाइट में सिर्फ 3 ही नियम लेंगे, क्योंकि आहार का मेरा खुद का 2 घंटे का सेमिनार है, उसमें भी मैंने पूरा टच नहीं किया है, तो अभी तो 15 मिनट में तो होगा नहीं। लेकिन 3 ऐसे प्रिंसिपल्स लेंगे कि जो आप दिन में आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आता ही बात में चलेगा इसके। तो हम आहार पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। एक पहला प्रिंसिपल है मधुरम प्रथमम आसनिया। तो पहला प्रिंसिपल, जो भी स्वीट खाना है खाने के पहले खाओ। अभी लोग बोलते हैं अरे ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना है, ग्लूकोज इज द इजीएस्ट पार्ट टू डाइजेस्ट। लेकिन आप अपने बॉडी का ख्याल करोगे, जिन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा है, सबसे मुंह में सबसे पहले जो सलाइवा आती है वहां से कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन चालू होता है, तब जाके पेट में जाने तक वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन खत्म होके वो एब्सॉर्ब होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से मधुर जो रस है वो जल तत्व और पृथ्वी तत्व से आया है, इसलिए पचने में सबसे हेवी है। तो जब फायर ज्यादा है तो जो पचने में सबसे हेवी है वो सबसे पहले डालना चाहिए, तो पच जाए। तो प्रिंसिपल है, खाने के समय आप बैठ गए और आपको समझो मीठा खाना ही है, तो कब खाना है? सबसे पहले। कितना खाना है? तृप्ति होने तक खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार वो स्वीट छोड़ा और दूसरा खाना चालू किया, बाद में स्वीट को हाथ नहीं लगाना। ये भी मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंटली मेरे पिताजी कह सकते हैं कि पिताजी किधर भी गए, अभी उनका एज है ना, तो लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। पिताजी आके बैठते हैं खाने में, प्लेट में गोड़ का लेना नहीं मला, कारण बहुत सारे लोग स्वीट लास्ट में देते हैं। तो पिताजी पूछते हैं आप कुछ गोड़ देने वाले तो अभी दो, मैं अभी खा लूंगा, बाद में फोर्स किया तो भी नहीं खाऊंगा। तो स्वीट, क्योंकि क्यों स्वीट पहले खाना है? देखो आपका खाना पूरा हो गया, उसमें से ना आपको एक स्पेसिफिक सब्जी बहुत अच्छी लगी या एक स्पेसिफिक आलू वड़ा बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी चांस ही नहीं उसमें जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, और फिर भी कोई फोर्स करा और बटाटे वड़ा लो और बटाटे वड़ा, आप नहीं किया नहीं थे। लेकिन वही गुलाब जामुन के साथ हुआ तो देयर इज ऑलवेज अ स्पेस फॉर अ स्वीट। यानी एक तो पूरा हो गया है ऑलरेडी। आयुर्वेद ने बताया कि आधा सॉलिड, 1/4 लिक्विड एंड 1/4 एयर, जिसमें अपना वो स्टमक मिक्स करेगा, पूरा चर्न करेगा और डाइजेस्ट होगा। तो हमने वो आधा, बाद में पौना, बाद में पूरा। कभी-कभी तो ऐसा, तो यहाँ से देखा तो अरे श्रीखंड खाया है तो इतना खाया, बाद में फिर आप जाके बोलोगे कि नहीं अभी एक गुलाब जामुन खा लूंगा या और एक जिलेबी खा लूंगा, तो वो बॉडी को नहीं चलता। और उससे सारे फिर वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उससे एक आयुर्वेद में कंसेप्ट है जिसको आम बोलते हैं। तो आप बोलते आमवात का तकलीफ है, तो केवल वात का तकलीफ है तो वो दो तीन के दवाई से हो जाता है। लेकिन जिसमें आम जुड़ गया फिर वो महीनों की ट्रीटमेंट हो जाती है। तो इट इज
अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स बाय द फूड से बने हुए हैं। तो वो बनते हैं बिकॉज डाइजेस्टिव पावर खत्म होने को आई है, उसमें आप हेवी कुछ डाल रहे हैं। तो आयुर्वेद का सिंपल प्रिंसिपल है मधुरम प्रथमम आश्रय। और जब हम पहले से खाना चालू करते हैं ना, तो हमारे एक मानसिक दबाव हम पे भी आता है, बाकी सब खाना है। तो वो बाद में प्लेट उसमें पिताजी तो पानी डाल देते हैं, वो खीर का बाटी उसमें पानी डाल दिया, बाजू में रख, इच्छा हुई तो भी नहीं खाते। आप ये करके देखो, एक हफ्ता 10 दिन करके देखो, आपको लाइट फील होने लगेगा, आपके डाइजेशन पे स्ट्रेस नहीं आएगा, आपका नींद आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि जब हमें नींद अच्छी कब आती है, जब हमारा पेट से अन्न आगे चल सरक जाता है ना, तो नींद बहुत अच्छी आती है। नहीं तो हम सो जाते हैं, गले में कुछ तो आज मैंने क्या खाया वो गला बताता है, और मैंने कल क्या खाया वो नीचे समझता है। अब बहुत आग हो रही है, बहुत इंडाइजेशन हो रहा है, पेट साफ नहीं है, वो नीचे समझता है। तो वो दो जगह हमें नींद नहीं आती थी। तो जब इसलिए दूसरा प्रिंसिपल है कि खाने के बाद सोने के टाइम में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि पेट से अन्न सरकने के लिए उतना लगता है, क्योंकि वो मिक्सिंग करेगा, उसमें भी बहुत एंजाइम्स आते हैं, उसमें से सारे बैक्टीरिया किल करते हैं। तो एसिडिटी होती है वो क्या, वो बैक्टीरिया किल करने के लिए, उसमें एंटासिड लेके कुछ फायदा नहीं है। एंटासिड लिया एलोपैथी का, उसका मतलब है कि आपने वो सारे बैक्टीरिया को अंदर जाने के लिए गेट ओपन कर दिया। यानी कोई किले पे जा रहा है और हमने किले का दरवाजा खोल के रखा है, आओ, और बाद में हार गए लोग बता रहे हम हार गए, अरे आपने दरवाजा खोला। तो जब एंटासिड लेते, मेरे से ज्यादा प्रभु जी ज्यादा बता पाएंगे उसके बारे में कि कैसे वो एसिड को पूरा बंद करता है। तो मधुरम प्रथमम आश्रयाय पहला प्रिंसिपल है कि पहले खाने में स्वीट खाओ, बाद में एक बार बाकी खाना चालू करने के बाद स्वीट तक तो देखना है। ये 100% सबको फॉलो नहीं होगा। तो क्या करना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द फूड में स्वीट खाना है। फिर कभी-कभी अरे सिर्फ स्वीट ही खा रहा तो स्वीट हमें स्वीट रिस्ट्रिक्ट करना है। तो हम स्पेसिफिकली माता जी क्या करते हैं कि समझे 2 गुलाब जामुन रखे तो वो छोड़ देते हैं। गुलाब जामुन 2 दिख रहे तो कोई तीसरा डालने नहीं आता, उसमें से एक खत्म हुआ तो डालते हैं, फिर वो कैलोरीज बढ़ जाते हैं। तो एक तो खाके कटोरी को उल्टा कर दो, नहीं तो फिर फर्स्ट हाफ में खाओ, बाद में जो लास्ट का राइस है या लास्ट का रोटी जो भी लास्ट खाना है उसके पहले वो खत्म कर दो, लास्ट में नहीं होना चाहिए। तो वो एक है। दूसरा प्रिंसिपल मैंने बताया कि मधुरम प्रथमम आश्रयाय में हमारा जो भोजन है वो षट रसात्मक होना चाहिए। षट रस मीन्स मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अम्ल मीन्स खट्टा, लवण मीन्स सॉल्टी, कटु, तिक्त, तीखा और कड़वा, और कषाय तुरट, यानी आंवले की जो टेस्ट होती है वो तुरट। ये सब 6 भी रस हमारे भोजन में होने चाहिए। तो ये सीक्वेंस दिया है। मधुर प्रथम खाएंगे और कषाय जो है बीच में आप पूरा खाना खा सकते हैं, लेकिन कषाय जो रस है वो स्तंभन करता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन करता है वो, तो उससे सलाइवा भी अपने आप बंद होता है। जो खाना शुरुआत करता है मुंह में पानी आ गया, ऐसे बोलते हैं मुंह में पानी आ गया, इसका मतलब सलाइवेशन स्टार्ट हो गया है। और जो है मधुर पदार्थ उसका डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो अपने आप डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि रेडी है, सलाइवेशन रेडी है, तो मधुर का तो डाइजेशन प्रॉपर हो गया। एड कैसे करना है भोजन के बाद, तो तुरट रस खाना है। तो तुरट रस में आयुर्वेद में सुपारी, यानी ट्रेडिशन में भी हमारे सुपारी देते थे, तो सुपारी में जो स्तंभन रस है वो टोटल सलाइवेशन बंद करता है। अभी मुखवास में हम उसे कह सकते हैं। मुखवास क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि सलाइवेशन जब स्टॉप हो जाता है तो अपने आप को जो स्मेल आती है मुंह, अभी डेंटिस्ट के पास जाओ आपको बहुत सारे नवीन माउथ फ्रेशनर आ रहे हैं। तो माउथ फ्रेशनर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने स्वीट लास्ट में खाया है। तो अगर हम सलाइवेशन बंद ही कर दें, अभी बता देंगे हमारे बॉडी को कि अभी जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट में जो मुखवास खाते हैं तुरट रस हमारे भोजन में वो नहीं आता, तो क्या पूछ के हमें वो अपने भोजन में लाना है। तो इसलिए ये सीक्वेंस से हम खाएंगे। अभी और एक पॉइंट मुझे याद आ गया कि प्रायोरिटाइज करना, आपकी जो प्रभुपाद जी ने जो बताया था कि हमें जो दिन के महत्व
डाल दो, बड़े पत्थर ग्लास में पहले डाल दो, फिर छोटे छोटे डाल सकते हैं इधर उधर जो बचे हुए काम में। वैसे ही अगर मधुर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मधुर प्रीणन पोषण करने में भी बहुत अच्छा बताया गया है आयुर्वेद में, तो पहले अगर खा लेंगे तो बाद में कोई आपको आग्रह करता है खाना ही है जबरदस्ती सामने वाले के लिए, तो छोटी छोटी चीजें आप ऊपर से, जैसे वो ग्लास में बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, ऊपर से आप सैंड डालोगे तो सैंड अपने आप उसमें रह जाएगी, लेकिन बड़ा वाला पत्थर बाद में डालोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस पद्धति से खाना है। दूसरा, अभी खाने का महत्व क्या है, भगवत गीता में क्या कहा है, ये प्रभु जी बताएंगे। ये तुरट रस के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तुरट रस में अभी क्या है कि अभी कुछ मुखवास आते हैं कि विदाउट सुपारी आते हैं, क्योंकि सुपारी में सबको कॉन्ट्रिक्शन होता है, सुपारी हम भक्त लोग खाते नहीं है, लेकिन ज्येष्ठ मत के साथ ऐसे बनाए हुए आते भी है। और सबसे अच्छा जो हमारे उष्णकटिबंध में जो लास्ट में खाते थे वो क्या रहता था, छाछ बटर में, वो भी कषाय रस में रहता है, उसमें आप कुछ भी मत डालो तो उसका टेस्ट भी तुरंत रहता है। लेकिन वो कौन सा वाला छाछ जिसका बटर निकाला गया है, ऐसे नहीं कि दही को ही मत लिया और उसको पी लिया, तो जिसका ऊपर का लोणी या मक्खन निकाला हुआ जो नीचे बैठ मिलता है वो छाछ ना, उससे भी। और फिर उसको आप समझो तो थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा अपना जो धनिया है वो डाल के भी आपको ले सकते हो। तो जब लास्ट में छाछ का ले दिया उसके बाद फिर वो सलाइवेशन भी कम हो जाता है, डाइजेशन के लिए भी वो थोड़ा शांति भी प्रदान करता है। आहार के बारे में जो भगवत गीता का है वो उसका एक अलग मैंने बोला, वो 2 घंटे का सेमिनार है, तो मैं आज नहीं बोलूंगा उसमें। लेकिन भगवत गीता में 11 श्लोक है जो आहार के बारे में है, और इतनी मनुष्य हानि होने के बाद भी मेडिसिन का एक भी श्लोक नहीं है। तो भगवान को आहार इतना इंपॉर्टेंट लगा तो 11 श्लोक दिए, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। और वो बहुत स्पेसिफिक है, सत्वगुण का आहार कैसे, रजोगुण का और तमोगुण का, तो वो फॉलो किया। तो भी मैं सिर्फ वो आहार की लिस्ट बता देता हूँ। सत्वगुण का क्या है कि मैंने जैसा बोला, लोकल, फ्रेश, जूसी और हमें जो अच्छे लगते हैं खाने में वैसा। दूसरा क्या है कि जो बहुत तीखा है, बहुत ड्राई है, बहुत जिसको बहुत खारा है, बहुत आम्ल वाला है, खट्टा है, वो वाला आपको इमेजिन नहीं होता। तो मैं बोलता हूँ मिसल जो है, मिसल जैसे पदार्थ या बेकरी आइटम्स जो है, या हमारे जो बाहर जो चटपटे पदार्थ है वो सारे रजोगुण में आते हैं। और तमोगुण में उसमें बोला कि जो बहुत स्पॉइल्ड, बहुत पुराना है और जिसमें अखाद्य चीज है, जिसका कैलोरी वैल्यू कुछ नहीं है, हमारे शरीर को कुछ काम का नहीं है, लेकिन उसमें डाला हुआ है, ऐसे पदार्थ हैं। सारे पैक्ड फूड जो है जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, जो बहुत कब बने, कब खा रहे हैं, ये सारे तमोगुणी हैं। तो सत्वगुणी आहार लो तो फायदा होगा। और दूसरा, कम से कम शाम का आहार और सोने में 2 घंटे का अंतर रहना चाहिए। तो मुझे मालूम है कि आपकी जिज्ञासा का हमने समाधान नहीं किया कर पाए होंगे, क्योंकि आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स भी बहुत है। तो अभी कुछ 1-2-3 सवाल ले सकते हैं, नहीं ले सकते? तो आप इंडिविजुअली हमें सवाल पूछ सकते हैं। अभी कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा, समय हो गया है, तो हम यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे उपदेश आपने दिए हमारे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा तो हमारी भक्ति ठीक रहेगी, हमारा जीवन ठीक से चलेगा। इसलिए स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना भक्तों के लिए भी बहुत आवश्यक है। और यदि थोड़ा सारांश में कहें तो जो मैंने सुना है कि क्योंकि हम लोग सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, तो पहली बात आपने क्या बताई कि आयुर्वेद ऐसे लोगों के लिए है जो नियम का पालन करते हैं, इसलिए भक्तों के लिए श्रेष्ठ है। फिर आगे चल के इसके सार बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये अभ्यंग करना चाहिए।
तेल का मालिश प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान के पहले करना चाहिए और उसमें रिफाइंड कोई पदार्थ तेल में नहीं कच्चे खाने का जहाँ तक हो सके करना चाहिए। आहार में ये जो केमिकल वाली वस्तु नहीं इस्तेमाल करने के लिए, ना रिफाइंड तेल, ना रिफाइंड नमक, इस तरह के जो वस्तुएं हैं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर हमें आहार और केमिकल ड्रग इसमें जो अंतर है वो समझ लेना चाहिए। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई और मधुर वस्तु को थोड़ी देर पहले लेना चाहिए, अंत में नहीं। एक बार भोजन शुरू किया, मधुर वस्तु ले लिया, फिर समाप्त। ये मेन पॉइंट है मैंने ठीक से जो मुझे याद आया। और सीखने के लिए गोकुल धाम जाना चाहिए। अच्छा, वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं बाद में कभी भी यहाँ आऊंगा तो पहले मैं वो इम्प्लीमेंट करूंगा खुद। अभी तो मेरा समय कम था, इससे तो ज्यादा धन्यवाद आप दोनों को। और कल जो कार्यक्रम होगा वो धर्म संस्कार कार्यक्रम होगा, आवश्यक है। चाहे आप विवाहित नहीं है और आपको विवाह करना है, आपने विवाह किया है परंतु आपके साथ नहीं है, आप विवाहित हैं और आपके बच्चे छोटे हैं, आप विवाहित हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, जो भी आपकी अवस्था हो, कल दोपहर को 3 बजे अवश्य आप यहाँ पे आइए और इस शिविर में आप भाग लीजिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। समवेत तो मुक्त वृंद की जय।